का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 11th की डेप्रिसिएशन टॉपिक पर एक वीडियो कर ली है जहाँ पे हमने मीनिंग, डेफिनेशन को समझा, कॉजेस को समझा। आज हम उस पार्ट सेकंड को इस वीडियो के थ्रू कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझने की। और पार्ट सेकंड जो है वो इन टॉपिक पर है। टॉपिक में अगर हम सबसे पहला टॉपिक देखें तो वो है नीड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की क्यों ज़रूरत है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, क्यों इसे हमें बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो सबसे पहला यही है कि कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इसके पीछे जो बेसिक रीज़न वो यही है कि जब कोई एक्विजिशन किया जाता है किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का बिजनेस ऑपरेशन में उसको यूज़ करने के लिए, तो हम उसका पर्टिकुलर यूज़ करते हैं और उससे रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। एंड हमने ये पढ़ा है कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी एक्सपेंस किए जाते हैं उन सभी को उस पर्टिकुलर ईयर में हमें रिकॉर्ड करना होता है। तो जैसे जैसे उस एसेट को हम बिजनेस में अब रेवेन्यू को अर्न करने के लिए यूज़ करते हैं तो उस एसेट का जो वियर एंड टीयर होता है उसको भी उसी पर्टिकुलर ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो किया जा सके। तो इस वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन को लगाने की ज़रूरत होती है, पहला रीज़न। दूसरा है टैक्स जब देते हैं उस समय भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। इनकम टैक्स रूल हमें बताता है कि ये लगाना ज़रूरी होता है। तो डेप्रिसिएशन जो है एक डिडक्टिबल कॉस्ट होती है जब टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। टैक्स रूल हमें ये बताता है कि जब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की जाए तो अमाउंट नीड नॉट नेसेसरली बी सिमिलर टू करंट बिजनेस प्रैक्टिस। जो आपके बिजनेस प्रैक्टिस में हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी तरीके से ही उसको लगाया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स रूल जो हमें कहता है वो एक ही मेथड से कहता है कि डेप्रिसिएशन को जो चार्ज करने का मेथड है वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, जबकि हम आगे देखेंगे कि इसके और मेथड भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो टैक्स को निकालते समय भी डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है, एक कहें कि रूल बेस्ड भी हमें उसको यूज़ में लेना होता है। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। एक हम ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को भी समझ पाते हैं अगर हमने डेप्रिसिएशन को यूज़ किया। तो एक डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा तो जो एसेट होगी वो ओवर वैल्यूड होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा लिखी होगी जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। मार्केट वैल्यू की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, बुक वैल्यू की बात की जा रही है। वो बुक वैल्यू भी ओवर वैल्यूड होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट को जैसे ही हम यूज़ करते हैं या वो समय बीतता है उसकी वैल्यू में डाउन आता है, उसकी वैल्यू कम होती है। जबकि हमारी बुक में अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो वो ओवर वैल्यूड रहेगा, ज़्यादा लिखा रहेगा। तो बैलेंस शीट जो है हमें नहीं दिखा पाएगी जो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है अगर हम डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे। तो एक रीज़न ये है कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी हम इसको दिखाते हैं। कंप्लायंस लॉ का है ये, ऑब्वियसली इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ही ये आया है। तो टैक्स रेगुलेशन के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हैं जिनको पूरा करने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है, जो हमें इनडायरेक्टली कंपेल करते हैं कि हम इसको लगाएं। ठीक है, तो वो बहुत सारे ऐसे रीज़न भी हैं जिस वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन को लगाना पड़ता है। धीरे धीरे हम उनको समझेंगे कि वो क्यों ऐसा करना पड़ता है हमें। तो लॉ भी हमें कहता है इसलिए हमें इसको लगाना होता है। तो ये थे वो जो जिस वजह से डेप्रिसिएशन को लगाना ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। 4 पॉइंट कौन कौन से हैं देखें हम। तो पहला मैचिंग कंसेप्ट है, कॉस्ट और रेवेन्यू को मिलाना। दूसरा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडरेशन ऑफ टैक्स। तीसरा ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए। और चौथा है कंप्लायंस विद लॉ। तो लॉ को पूरा करने के लिए भी हमें इसको लगाना होता है। अब आता है वो फैक्टर क्या है जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को अफेक्ट करेंगे जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को क्या अफेक्ट करते हैं, तो देखें तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन कितना होगा वो होती है कॉस्ट ऑफ एसेट। अब यहाँ कॉस्ट का मतलब सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं, उसी के साथ साथ दूसरे प्राइसेस भी हैं, दूसरी कॉस्ट भी हैं जो उस पर्टिकुलर एसेट में ही ऐड कर दी जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं परचेज प्राइस के अंदर जो ऐड होती हैं, वो है फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांजिट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, कमीशन जो आप लोगों ने दी हो कोई भी। तो जब भी हम एसेट खरीदते हैं जब तक वो वर्किंग कंडीशन में ना आ जाए उस पर आप जो भी खर्च कर रहे हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब वो एसेट यूज़ में आ जाए तो ये सारे जो हैं ये सारे आपके एक्सपेंस कहलाते हैं। बट जब कब एक्सपेंस कहलाते हैं, जब
ये एसेट वर्किंग कंडीशन में आ गई। अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आई हो तो वो एक्सपेंस नहीं कहलाएंगे, ये सब उस पर्टिकुलर कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे उस एसेट की, एंड उसी के ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अगर हम कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं और उसको भी इनिशियल रिपेयर करवाते हैं उसकी, तो रिपेयर कॉस्ट रिपेयर एक्सपेंस के रूप में नहीं मानी जाएगी, वो उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा जब तक वो वर्केबल कंडीशन में ना आ जाए। तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि कॉस्ट का मतलब यहाँ सिर्फ परचेज प्राइस नहीं है, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हैं जो हम स्टार्टिंग में देते हैं। दूसरा आता है कि उसकी नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या है, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं या साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो ये वो वैल्यू होती है कि जब कभी वो उसकी यूज़फुल लाइफ पूरी हो जाए तो उसके बाद वो कितने में बिक सकती है या उससे कितना रिलाइज हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेट रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन का अमाउंट, अभी देखेंगे आगे कैसे। नेट रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है उन एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो डिस्पोजल पर दिए हों, मतलब हमने जब भी उस मशीन को बेचा है और वहाँ पर कोई खर्चा हो रहा है तो वो माइनस करने के बाद निकलती है, देखेंगे आगे कैसे। फिर आती है डेप्रीशिएबल कॉस्ट। तो डेप्रीशिएबल कॉस्ट क्या है, अभी हमने देखा था कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिसको हम परचेज प्राइस कहते हैं, प्लस वो सारे एक्सपेंस जो उसकी वर्किंग कंडीशन से पहले हैं, उन सबको मिलाकर जो होती है उसकी डेप्रीशिएबल कॉस्ट आती है, जिस पर डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाएगा। और फिर उसके अंदर से हम क्या माइनस करते हैं, नेट रेजिडुअल वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। तो डेप्रीशिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो कैसे निकली होगी, बुक वैल्यू प्लस जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर और उसमें से जो अभी इससे पिछले हम नेट रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू देखी वो माइनस कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं डेप्रीशिएबल कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेप्रीशिएशन को यूज़ करने के लिए, वो होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। उस पर्टिकुलर एसेट की अपनी लाइफ कितनी है, जो इकोनॉमिक या कमर्शियल लाइफ हो सकती है उसकी, जितने समय तक हम उसको यूज़ में लाएंगे। तो ये एस्टिमेट हमें प्री डिटरमाइन करना होता है, पहले से करना होता है। या फिजिकल लाइफ की बात नहीं की जा रही कि वो एसेट पर्टिकुलर कितने साल तक चलेगी, यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमिक या कमर्शियल लाइफ की बात की जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो फिजिकली तो अवेलेबल हो, बट अगर वो कमर्शियली हमारे लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर वो उसकी लाइफ में काउंट नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग चले, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, तो यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज नॉर्मली द पीरियड ओवर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। कितने समय तक हम उसको यूज करेंगे, वही उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है। इस वीडियो में अभी इतना ही था। इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपको बता दूं। वो क्या है कि हम डेप्रीशिएशन को कैसे चार्ज करते हैं, वो अभी यहाँ छूट गया है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम वहाँ पर उसको लेंगे दोबारा से। तो डेप्रीशिएशन को निकालने का जो मेथड है वो ये होता है कि डेप्रीशिएशन किसके इक्वल होता है, अगर हम देखें तो जितनी भी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है वो नीचे लिखी जाती है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है नीचे आती है और ऊपर आती है उसकी डेप्रीशिएबल कॉस्ट। डेप्रीशिएबल कॉस्ट अभी हम पीछे देख रहे थे क्या होती है, वो यहाँ पर आएगी जहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट में से जो ये वाला जो हमने निकाला था कि ओरिजिनल कॉस्ट में से नेट रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हैं, वो यहाँ पर ऊपर आता है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नीचे आती है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन आ जाता है। परसेंटेज निकालने का भी एक फॉर्मूला होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने देखी दो चीज़ें इस वीडियो में। एक देखा कि क्या ज़रूरत है हमें डेप्रीशिएशन लगाने की, और दूसरा देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रीशिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना। आपका अंत तक बने रहने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।